नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और जैसा कि आज शनिवार है, आपसे मेरा वादा था कि हम हर शनिवार को बात करेंगे मेरे दोस्तों जिला दर्शन की। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जिला दर्शन की और उस जिले की बात करेंगे मेरे दोस्तों जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजपूताने की कुंजी कहलाता है या राजस्थान का नाका कहलाता है मेरे दोस्तों। वो उस जिले की बात करेंगे जहाँ पर राजस्व मंडल का मुख्यालय है, या उस जिले की बात करेंगे जहां पर आरपीएससी का मुख्यालय है। तो पता तो लग गया होगा मेरे दोस्तों किसकी बात करने वाले हैं। अजमेर की हम लोग बात करने वाले हैं। और बस एक दिन और रुक जाइएगा, इसके बाद संडे को, उसके बाद मंडे से मेरे दोस्तों सुन लो, यहां से कान खोल के अच्छे से सुन लेना कि मंडे से यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, मंडे से हर दिन लगातार 4 दिन सोम मंगल बुध बृहस्पति को मेरे दोस्तों जितना हमने 2020 की बात करें, 2020 का पूरा करंट अफेयर्स में कराने वाला हूं। जितनी अपनी क्लासें हो गई हैं उन सब का वन लाइनर रिवीजन में लेके आने वाला हूं और 100% है, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सुन लो अच्छे से कान खोल करके मेरे बच्चा कि हम मंडे से अब हम वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे और तब तक वो वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे जब तक कि वो पूरा रिवीजन नहीं हो जाता। जैसा कि आपने कहा था और मैंने भी कहा था कि 100% कराऊंगा भाई, तो आज मंडे से अपना रिवीजन भी आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों आज की किस क्लास की। और आज अपन किसकी बात करेंगे? अजमेर की। मैंने आज अजमेर इसलिए चुना था, उदयपुर संभाग की बात कर रहे थे क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर उन जिलों को मैं शामिल करने वाला हूं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम अजमेर की बात करेंगे, नागौर की बात करेंगे, जोधपुर की बात करेंगे। ऐसे जो महत्वपूर्ण जो जिले हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है उनको लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की। और सबसे पहले उस मोटिवेशनल लाइन के साथ मेरे दोस्तों शुरुआत होगी जो आपको प्रेरित रखेगा, आपको प्रसन्नचित्त भी रखेगा। क्योंकि एग्जाम नजदीक आते आते कुछ बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है, बड़ा चिल रहना है, एकदम चिल रहना है। और शुरुआत करें मेरे दोस्तों उस लाइन के साथ, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना, अब जो चीजें आपको आसानी से मिल रही है ना वो थोड़ी सी क्षण भर के लिए हैं, लेकिन यदि आप तपकर आज जो मेहनत से जो चीज प्राप्त करोगे ना, जो बड़ी कठिनाई से आपको मिलेगी, और वो कौन है? आपकी जॉब है मेरे दोस्तों, आने वाली जो जॉब है, और वो हमेशा आपके साथ रहेगी। और वो ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, और वो सारा ही बहुत है, क्या क्या चीजें आपकी हो जाएंगी मेरे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं। अब देखो मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम जिस जिले की बात करें उस जिले का नाम है अजमेर। और इस अजमेर की बात करें मेरे दोस्तों तो अजमेर की, आज हम लोग राजस्थान अजमेर की बात करें तो इसकी ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री, इसकी कल्चर और यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्ट आते हैं उन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो अजमेर की बात करें, सबसे पहले यहाँ से इस मैप के अंदर मैं आपको अजमेर दिखाता हूँ भाई। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं भाई, ये जिला आ जाता है अजमेर। ये जिला कौन सा है? अजमेर। और इस अजमेर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इन सब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इस अजमेर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर भी आता है। सबसे पहले यदि हम बात करें इस अजमेर के साथ कि भाई इस अजमेर की बात करेंगे किसका शुभंकर क्या आता है, इस अजमेर के शुभंकर क्या आता है। और इस अजमेर का शुभंकर आता है मेरे दोस्तों खरमोर। अजमेर का शुभंकर क्या आता है? खरमोर इसका शुभंकर आता है। और एक यदि हम अजमेर की बात करें कि इसका परिवहन कोड क्या आता है, इसके परिवहन कोड की बात करें तो अजमेर का परिवहन कोड आता है RJ01। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर आ जाता है मेरे दोस्तों खरमोर। और इसका परिवहन कोड क्या आ जाता है? RJ01 इसका परिवहन कोड आ जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, आगे बढ़े यहां से। अब सबसे पहले ये अजमेर अपना मैप आता है मेरे दोस्तों। किसकी बात करें? ये जो मैप है ये अजमेर का मैप है। और इस अजमेर के मैप के साथ हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस अजमेर के इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों किसकी बात करें? इस अजमेर के इतिहास की बात करें कि भाई ये अजमेर किसका इतिहास आता है। तो सबसे पहली चीज, यदि हम इस अजमेर की स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों 1113 के अंदर। 1113 ईस्वी में की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जो की थी ये की थी मेरे दोस्तों अजय राज चौहान के द्वारा। इसकी स्थापना अजय राज चौहान जी जो हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी अजमेर की। उसके बाद थोड़ा सा इतिहास में और जाएं तो एक मेरे दोस्तों यदि हम अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो अंग्रेजों के शासनकाल के अंदर ये जो अजमेर आता है ना मेरे दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। किस रूप में था?
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, अर्थात यहाँ पर किसी शासक का शासन न होकर के अंग्रेजी जो साम्राज्य था उस अंग्रेजी साम्राज्य का यहाँ पर सीधा आधिपत्य था मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम इस अजमेर की ओर हम बात करें कि भाई इस अजमेर के उपनाम क्या क्या आते हैं, इसके उपनाम क्या क्या आते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले एक तो इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का हृदय कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक इसे हम बात करें सांप्रदायिक एक हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इसे सांप्रदायिक सौहार्द की, सांप्रदायिक की बात करें, सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि भी कहा जाता है। एक इसे राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक इसे राजस्थान का नाका भी कहा जाता है, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। तो कई नाम आते हैं इसके साथ। अंडों की टोकरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अजमेर के इतिहास की बात करें, इसकी स्थापना 1113 में हुई थी, अजय राज चौहान जी के द्वारा इसकी स्थापना की। और अंग्रेजी शासनकाल के समय हम बात करें या अंग्रेज जब राजस्थान की स्थापना हुई थी उस समय बात करें तो उस समय यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था। इसे राजस्थान का हृदय, राजस्थान की सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि के नाम से जाना जाता है, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, अंडे की टोकरी, ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है मेरे दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें, आगे बढ़े मेरे दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं इस राजस्थान के वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं, इस अजमेर के वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं। ये आता है मेरे दोस्तों अजमेर। सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन करता हूं ताकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने यहां से क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले इसकी बाउंड्री को अंडरलाइन करता हूं मेरे दोस्तों। ये आ जाती है बाउंड्री यहां से, ये लो जी, ये अपन इसकी बाउंड्री बना लेते हैं और उसके बाद इसको दर्शाते हैं कि भाई कहां पर इसकी सीमा है, सीमा रेखा आ जाती है और कुछ भाग इसका यहां पर भी आ जाता है। अब यदि हम इस अजमेर की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, किसकी बात करें मेरे दोस्तों? इस अजमेर की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति आती है। फिर इस अजमेर की भूगोल, इस अजमेर का इतिहास और कल्चर की बात करेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले यदि हम बात करें यहां से कि भाई वर्तमान में इसकी स्थापना कब हुई, तो वर्तमान में मेरे दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और किस रूप में हुई? तो ये हुई थी मेरे दोस्तों राजस्थान के, ये हुई थी मेरे दोस्तों याद रखना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और राजस्थान के 26वें जिले के रूप में। तो ये राजस्थान का 26वां जिला बना था। और कब बना था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान का 26वां जिला बना था। एक यदि हम बात करें मेरे दोस्तों यहां से इस अजमेर की बात करें तो ये संभाग कौन सा पड़ता है? तो इसका संभाग आ जाता है अजमेर संभाग, क्योंकि अजमेर जयपुर से अलग करके एक नया संभाग बना दिया गया था। तो ये अजमेर जिला कौन से संभाग में आता है मेरे दोस्तों? इस अजमेर संभाग के अंदर आ जाता है। एक यदि हम बात करें यहां से, एक अपन बात करें, ये 2 स्थानों पर स्थित है, 2 स्थानों पर स्थित है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो 2 स्थानों पर स्थित हैं। एक जिला आता है चित्तौड़गढ़ जो 2 स्थानों पर है और एक आता है मेरे दोस्तों अजमेर, ये 2 स्थानों पर स्थित है। यदि हम इस अजमेर की आकृति की बात करें, यदि मेरे दोस्तों हम इस अजमेर की आकृति की बात करें, भाई इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति आती है भाई त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी आती है मेरे दोस्तों? त्रिभुजाकार आती है। यदि हम इसकी सीमा रेखा की बात करें कि भाई इसकी सीमा रेखा जो है ये कितने जिलों से मिलती है मेरे दोस्तों, इसकी सीमा रेखा की बात करें तो कई जिलों के साथ इनकी सीमा लगती है। कौन कौन से जिले आ जाएंगे? देखो, इधर तो एक जिला आता है जयपुर, एक जिला तो आता है मेरे दोस्तों जयपुर जिसके साथ सीमा लगती है। इधर जो जिला आता है इस जिले का नाम आ जाता है नागौर, तो एक सीमा लगती है नागौर के साथ। फिर यदि हम इधर जिले की बात करें भाई तो ये जिला आ जाता है कौन सा? यहां से देखो ये जिला कौन सा आ गया भाई? पाली। एक जिला आ जाता है पाली, यहां पर एक जिला आ जाता है पाली। और उसके बाद में इधर जो जिला आता है यह जिला आता है राजसमंद, एक जिला आता है मेरे दोस्तों राजसमंद के साथ सीमा लगती है। उसके बाद में एक जिला आ जाता है ये यहां पर, और इस जिले का नाम आ जाता है भीलवाड़ा। एक जिला आ जाता है भाई भीलवाड़ा, तो उस भीलवाड़े के साथ भी सीमा लगती है। उसके बाद में एक जिला इधर आ जाता है जयपुर के नीचे, कौन आता है? टोंक की बात करते हैं तो एक जिला कौन सा आता है?
टोंक, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। तो सीमा किस किस के साथ लगती है मेरे दोस्तों? जयपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक। अर्थात याद रखना अजमेर की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? तो 6 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। ऐसी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जयपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक, इनके साथ मेरे दोस्तों इसकी सीमा लगती है। उसके बाद यदि हम बात करें यहां से इसकी जलवायु की बात करें कि भाई यहां पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहां पर मेरे दोस्तों अर्ध शुष्क, यहां पर अपन बात करें यहां पर, या उपादर कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, उपादर जलवायु पाई जाती है। उपादर जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उपादर, जो ना तो अर्ध शुष्क में है ना आदर में है, दोनों के बीच की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर मेरे दोस्तों उपादर जलवायु पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो जाता है यहां से बात क्लियर। उसके बाद देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां से। उसके बाद आगे बढ़े हैं भाई। अब जैसे ये जिला अपना अजमेर हो गया, इस अजमेर के साथ समझना यहां से हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों एक पर्वतमाला गुजरती है, जिस पर्वतमाला का नाम आता है अरावली पर्वतमाला। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसका सबसे कम विस्तार कहां पर है? इसी अजमेर के अंदर है। अरावली पर्वतमाला जो है ये सबसे अधिक कटी फटी कहां पर है? याद रखना अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक कटी फटी कहां पर है? सर्वाधिक कटी फटी। तो मेरे दोस्तों याद रखना ये सर्वाधिक जो कटी फटी अरावली पर्वतमाला है वो किस जिले में आती है? इसी अजमेर में आती है। और यहां से जो मैं बात समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना है। क्या समझा रहा हूं मेरे दोस्तों यहां से कि इस अरावली के इधर का जो पार्ट आता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, जब इस पश्चिमी मरुस्थल में तेज हवाएं चलती हैं तो उनके द्वारा यहां से मिट्टी का कटाव होता है और ये मिट्टी जो है वो अपने साथ अपरदित करते हुए पूर्व की ओर लेके जाती है मेरे दोस्तों। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये इस पश्चिमी मरुस्थल के आगे वाला जो प्रसार होता है पूर्व की तरफ, उसके अंदर एक प्रत्यक्ष बाधा का काम करता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां से चीज क्या आती है मेरे दोस्तों? यदि हम यहां से बात करें तो ये अरावली प्रत्यक्ष बाधा का काम करते हैं, लेकिन सर्वाधिक कटी फटी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। इसलिए ये जो हवाएं हैं, ये इन हवाएं इन कटी फटी जो हिस्से हैं इनके माध्यम से पूर्व की ओर आ जाती हैं। तो यहां से समझना कि राजस्थान के अंदर सर पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? पीडीएफ जो है ना कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी भाई। अब देखो मेरे दोस्तों यहां से पुनः बात करें तो ये जो हवाएं पूर्व की ओर आती हैं अपने साथ मिट्टी को लेकर आती हैं। अर्थात हम बात करें तो मरुस्थल का जो प्रसार है वो इस अजमेर से हो रहा है। तो यहां से चीज समझना कि राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार का जिला कौन सा आता है? तो मरुस्थल जो प्रसार का जो जिला आता है उस जिले का नाम आता है मेरे दोस्तों अजमेर। राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार का जिला कौन सा आता है भाई? तो जिला कौन सा आता है? अजमेर आता है। ये चीजें भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो गया यहां से क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों आगे बढ़े यहां से। अब इस अजमेर के अंदर हम कुछ चर्चा करते हैं यहां की नदियों के बारे में। किसकी बात करते हैं? इस अजमेर के अंदर नदियां कौन सी हैं? तो नदियों की चर्चा करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। और अजमेर के अंदर 2-3 नदियां प्रमुख रूप से आती हैं। नंबर 1 की बात करें, ये अजमेर है, यहां पर है ना, ये अजमेर है और ये जयपुर और नागौर। इस अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर मेरे दोस्तों एक झील आती है जिस झील का नाम है सांबर झील। और ये जो सांबर झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस सांबर झील की बात करें तो इस सांबर झील के अंदर एक नदी आकर के गिरती है। ये सांबर झील है, इसी में अजमेर से एक नदी आकर के गिरती है। मैं यहां से दर्शा देता हूं, इसको मत जाना इस नदी के ऊपर भाई कहां से आ रही है। इसके अंदर ये एक नदी आके गिर गई और इस नदी की यदि हम बात करें तो इस नदी का नाम आता है रूपनगढ़। सिर्फ समझने के लिए है, ये बाहर नहीं बहती सिर्फ कहां पर है? अजमेर में ही बहती है, अपने को समझना है। रूपनगढ़ नदी, इसमें नदी कौन सी आती है मेरे दोस्तों? रूपनगढ़ नदी आती है। इसका बहाव सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और एक इस रूपनगढ़ नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मेरे भाई किशनगढ़ की पहाड़ियों से। इसका उद्गम कहां से होता है मेरे दोस्तों? किशनगढ़ की जो पहाड़ियां हैं यहां से इसका उद्गम होता है। अर्थात किशनगढ़ की पहाड़ियां से निकल कर के नदी आती रूपनगढ़ और वो सांबर झील में जाकर के गिर जाती है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं।
अब देखो ये जो रूपनगढ़ नदी है, इस नदी के किनारे यदि हम बात करें, इस रूपनगढ़ नदी के किनारे पर मेरे दोस्तों एक नगर आता है जिसका नाम है सलेमाबाद, जिसका नाम आता है मेरे दोस्तों सलेमाबाद। अब इस सलेमाबाद का नया नाम आता है और इसके नए नाम की बात करें तो ये आ जाता है भाई निम्बार्क नगर। इसका नया नाम क्या आता है? निम्बार्क नगर आता है। और इस निम्बार्क नगर की बात करें तो इस निम्बार्क नगर के अंदर यहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। यहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। तो इस यदि एक नदी तो कौन सी हो गई भाई? रूपनगढ़ नदी। तो अजमेर में बहने वाली एक प्रमुख नदी तो कौन सी हो गई भाई? रूपनगढ़ नदी हो गई। और ये है, इस रूपनगढ़ नदी की बात करें तो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, अजमेर के अंदर ही बहती हुई, और मेरे दोस्तों कहां जाकर गिर जाती है? सांबर झील के अंदर जाकर के गिर जाती है। इसी रूपनगढ़ नदी के किनारे पे नगर आता है जिसका नाम है सलेमाबाद। नया नाम हो गया निम्बार्क नगर मेरे दोस्तों। और यदि हम इसकी बात करें तो इस नदी के किनारे पर इसी निम्बार्क नगर की बात करें तो यहां पर किसकी बात करें? यहां पर जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ आती है। तो ये अपना यहां से देखना है। उसके बाद मेरे दोस्तों और नदी की बात करें भाई, और नदी कौन सी आती है? तो एक नदी और यहां से बताता हूं मैं आपको। दूसरी इसके अंदर मेरे दोस्तों नदी आती है जिसका नाम आता है लूणी नदी। किसकी बात करें भाई? लूणी नदी भी आती है। अब इस लूणी नदी को भी थोड़ा सा समझ लेना इस अजमेर के साथ यदि हम बात करें यहां से। अब क्या भाई यहां से लूणी नदी की बात करें तो सबसे पहले देखो अजमेर के अंदर एक नाग पहाड़ियां आती हैं। अजमेर के अंदर कुछ नाग पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम है नाग की पहाड़ियां, और एक पहाड़ियां आती हैं पुष्कर की पहाड़ियां। दो पहाड़ियां हैं अजमेर के अंदर, नाग की पहाड़ियां और पुष्कर की पहाड़ियां। यहां से नदियां निकलती हैं भाई। अब इस नाग की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है मेरे दोस्तों उसका नाम है सागरमती। इसको कहा जाता है सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। और पुष्कर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है भाई इसको कहा जाता है सरस्वती नदी। इसको कहते हैं सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दोनों नदियां हैं, अब ये दोनों नदियां यहां पर आकर के मिल गई, सागरमती भी और सरस्वती नदी। और ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं इस स्थान का नाम क्या है? जसवंतगढ़ की बात करते हैं। दोनों कहां मिलती हैं? जिस स्थान पर मिल गई मेरे दोस्तों इस स्थान का नाम है जसवंतगढ़। इस स्थान का नाम क्या है? जसवंतगढ़। और जसवंतगढ़ अजमेर के अंदर है और यहीं पर ही इस नदी का नाम क्या होता है? लूणी नदी होता है। और उसके बाद ये अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर से बहती हुई आगे निकल जाती है। ठीक है। अब देखो तो याद रखना लूणी नदी की बात करें, एग्जाम में आ जाए कि लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपको यही पढ़ना है लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग की पहाड़ियों से। और जब इसका उद्गम होता है इसको कहते क्या है? सागरमती नदी। और उसके बाद में जसवंतगढ़ नाग अजमेर के अंदर सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? लूणी नदी। और सरस्वती नदी कहां से निकलती है? पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, हाँ जी भाई, पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद देखो ये यहां से चीजें आ जाती हैं। तो ये हो गई दूसरी नदी। और एक नदी की हम और बात करते हैं भाई, एक नदी और आती है जिसका नाम आता है खारी नदी। एक नदी और आती है भाई यहां से इसी जोधपुर के अंदर, सॉरी अजमेर के अंदर, जिसका नाम आता है खारी नदी। एक नदी और आती है जिसका नाम क्या आता है मेरे दोस्तों? खारी नदी की बात करते हैं। क्या आता है भाई? खारी नदी की हम बात करते हैं। अब हाँ जी ले लेना स्क्रीनशॉट भाई, एक बार प्रदीप गौड़ जी, एक बार रुक जाओ, मैं तीनों नदियां एक साथ लिखा देता हूं, उसके बाद ले लेना अपने, है ना। चलो अब देखो खारी नदी की बात करें मेरे दोस्तों, ये खारी नदी जो है ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है राजसमंद से। कहां से निकलती है भाई? राजसमंद से। राजसमंद में पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम है बिजराल की पहाड़ियां। बिजराल की पहाड़ियां आती हैं और ये बिजराल की पहाड़ियां कहां पर आती हैं? राजसमंद में। राजसमंद में आती हैं और यहां से ये खारी नदी निकलती है और अजमेर में बहती है। और जब अजमेर में बहती है तो इसके ऊपर एक बांध बनाया हुआ है और इस बांध का नाम आता है नारायण सागर बांध। जिसका नाम क्या आता है भाई? नारायण सागर बांध। और इस नारायण सागर बांध की जो नींव है ये वर्ष 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नींव रखी गई थी मेरे दोस्तों। हाँ चलो सॉरी, हाँ किसका? हाँ गोविंद जसवंतगढ़। ठीक है, हाँ भाई चलो यहां से हो गए, यहां से हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जसवंत नहीं गोविंदगढ़, गोविंदगढ़
गोविंदगढ़, हाँ गोविंदगढ़, जसवंतगढ़ आ गया नाम में। चलो अब देखो यहां से तो अपन बात करते हैं नदियों की। तो इस अजमेर के अंदर मेरे दोस्तों कितनी प्रमुख नदियां आती हैं? 3 प्रमुख नदियां आती हैं। पहली तो कौन सी आती है? पहली तो आपको पढ़नी है रूपनगढ़ नदी। इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से होता है और ये सांबर झील में आकर के गिर जाती है। और नदी के किनारे पे नगर है जिसका नाम है सलेमाबाद, और सलेमाबाद की यदि हम बात करें तो इसका नया नाम आ गया निम्बार्क नगर, और यहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। दूसरी नदी आ जाती है मेरे दोस्तों, दूसरी नदी आती है लूणी नदी। इसका उद्गम नाग की पहाड़ियों से होता है। जब उद्गम होता है तो उसको बोलते हैं सागरमती नदी। और पुष्कर की पहाड़ियों से आती है सरस्वती नदी, जो कि आगे जाकर के गोविंदगढ़ में मिलती है। सॉरी, जसवंतगढ़ का नाम आ गया गोविंदगढ़ भाई, है ना, हाँ गोविंदगढ़, जसवंतगढ़ का नाम आ गया। तो यहां पर गोविंदगढ़ में जाकर मिलती हैं, और जब ये गोविंदगढ़ में जाकर के मिलती हैं तब इसका नाम आगे क्या पड़ता है? लूणी नदी पड़ जाता है। तब इसका बाद आगे इसका नाम क्या पड़ता है? लूणी नदी। और यहां से मेरे दोस्तों, ठीक है, होशियार नहीं बनना बेटा, ज्यादा होशियार नहीं बनना है ना। ऐसे बच्चों की बेटा आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ऐसे ही संस्कार दिए हैं। मुझे पता लग गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे ही संस्कार मिले हैं, है ना। हाँ जी, वो समझ गए होंगे भाई कौन है, ठीक है। तो बाकी अब मेरे बच्चे जो है ना उनको समझा भी देंगे अच्छे से, पक्का है ना, समझा देना भाई आप लोग। उसके बाद हम बात करें यहां से, एक नदी कौन सी आती है यहां पर? खारी नदी आती है। इसका उद्गम कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और इस बिजराल की पहाड़ियों से निकलने के बाद, ये राजसमंद से निकलने के बाद अजमेर में आती है। और अजमेर के बाद कहां चली जाती है भाई? तो अजमेर के बाद कहां जाती है? आगे टोंक में चली जाती है। टोंक में जाने के बाद किससे मिल जाती है? तो टोंक में जाने के बाद ये बनास में मिल जाती है, और जहां पर इसके ऊपर त्रिवेणी संगम बनता है। अब इसी खारी नदी की बात करें तो इस खारी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है नारायण सागर बांध। और इस नारायण सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? इसकी नींव कब रखी गई थी? वर्ष 1955 में, 1955 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। और नींव किसने रखी थी मेरे दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सोनूडी एक बार पैनल दिखा दो भाई। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। नारायण सागर बांध अजमेर के अंदर है भाई, है ना। नारायण सागर बांध कहां पर है? अजमेर के अंदर है। तभी इसको बताया नारायण सागर बांध कहां पर है भाई? अजमेर के अंदर आता है। नारायण सागर बांध अजमेर के अंदर आता है। चलें अब आगे, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली चीज पे। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि इस अजमेर के अंदर झीलें कौन सी आती हैं? अजमेर के अंदर झीलें कौन सी आती हैं? तो यहां पर 3 प्रमुख झीलें आती हैं। एक तो आ जाती है मेरे दोस्तों पुष्कर झील, एक आ जाती है आना सागर झील, और एक आ जाती है फाई सागर झील। तो 3 झीलें यहां पर प्रमुख रूप से आती हैं। अब वो कौन कौन सी झीलें आती हैं हम उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें पुष्कर झील की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं भाई? पुष्कर झील की बात करते हैं। और फटाफट से इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि पुष्कर झील की बात करें, ये बना दी मैंने एक झील पुष्कर झील। इसकी विशेषता क्या आती है? ये राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। और ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। एक तो यहीं से अपना निकल के आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, एक तो क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये राजस्थान की प्राकृतिक झील है, प्राचीन झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी आती है। और जब ये प्रदूषित है तो इसकी सफाई के लिए कार्यक्रम भी चला था। वर्ष 1997-98 में कनाडा के सहयोग से इसे साफ भी करवाया गया था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है। उसके बाद में एक मेरे दोस्तों इस पुष्कर झील की बात करें, ये जो झील है ये ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है। और ज्वालामुखी से झील भी कैसी, तो ये कैसी झील मानते हैं बेटा? कालडेरा झील। कैसी झील मानते हैं इसको? कालडेरा झील मानते हैं। लेकिन किंवदंती वाले ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था? ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कुछ ये भी कहते हैं कि पुष्करान जो ब्राह्मण है इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है मेरे दोस्तों। हाँ जी, करवा लिया भाई, एक और ने करवा लिया। हाँ जी, अब देखो ये हो गए यहां से
तो झील कैसी है मेरे दोस्तों? प्राकृतिक झील है, सबसे प्राचीन है, सबसे पवित्र है और सबसे प्रदूषित है, और इसीलिए 97-98 में कनाडा के सहयोग से अभियान चलाया गया था। एक तो क्लियर हो गया यहां से बात। उसके बाद देखो, इस झील के किनारे पर फटाफट से बता देता हूं 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट हैं? 52 घाट। इन 52 घाटों में सबसे बड़ा, इन 52 घाटों में सबसे बड़ा जो घाट आता है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा घाट आता है जयपुर घाट। ये जयपुर दिशा की तरफ है। एक यदि हम बात करें इनमें सबसे पवित्र घाट की बात करें कि भाई सबसे पवित्र घाट कौन सा आता है, तो ये आ जाता है गो घाट। और एक मेरे दोस्तों यहाँ पर महिला घाट भी है, एक यहाँ पर महिला घाट भी बना हुआ भाई, जिसका निर्माण मैडम मैरी ने करवाया था। और इस महिला घाट की बात करें तो बाद में यहाँ पर गांधी की जो अस्थियां है ना, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, और इसीलिए ये जो महिला घाट है इसका वर्तमान में नाम क्या जाता है? गांधी घाट कहते हैं इसको। वर्तमान में क्या बोलते हैं? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। हो गया क्लियर? उसके बाद मेरे दोस्तों यहां से यदि हम बात करें, इसका मैडम मैरी ने निर्माण करवाया था। हो गया? चलो उसके बाद देखो, एक यदि हम इस पुष्कर झील की बात करें, यहां पर क्या है? तो यहां पर मेरे दोस्तों मेला भी लगता है। पुष्कर में इस झील के किनारे पर मेला भी लगता है। और ये मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। ये मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और राजस्थान का ये मेला जो है ये सबसे रंगीन मेला है, और इसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। इस पुष्कर झील की बात करें तो इसे झीलों के, इसको क्या बोलते हैं? तीर्थों की नानी कहा जाता है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है ना। ऐसे हिंदुओं के पंचम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं का पंचम तीर्थ कोंकण घाट है ना, तीर्थराज, तीर्थों का ऐसे कई नाम यहां से आ जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक मेला लगता है, जिसको कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। सबसे रंगीन मेला आता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या आता है मेरे दोस्तों? एक यदि हम बात करें तो इस झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक तो इस झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है भाई यहाँ पर। हाँ जी, ब्रह्मा जी का मंदिर आता है। एक यदि हम बात करें इसी झील के किनारे पर सावित्री जी का, एक इसी झील के किनारे पर सावित्री जी का मंदिर भी आता है। इसी झील के किनारे पर क्या है? सावित्री जी का मंदिर आता है मेरे दोस्तों। और एक इसी झील के किनारे पर रंगा जी का मंदिर भी आता है। रंगा जी का मंदिर भी आता है मेरे दोस्तों। और याद रखना, ये जो रंगा जी का मंदिर है ये द्रविड़ शैली पर है। द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिणी शैली पर आ जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण भी बता देता हूं भाई। इसका निर्माण किसने करवाया? तो प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ नहीं पता, लेकिन बाद में गोकल चंद पारिक आता है जिन्होंने इसको पुनरुद्धार करवाया था। गोकल चंद पारिक। बस इतनी सी कहानी है, फटाफट से सुनो। पुष्कर झील की बात करें मेरे दोस्तों, पुष्कर झील तीर्थों का यदि हम बात करें, तीर्थराज कहा जाता है, हिंदुओं का पंचम तीर्थ कहा जाता है, कोंकण तीर्थ भी बोलते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित झील है, कालडेरा झील कहते हैं। हाँ, ये भी याद रखना, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई किंवदंतियां कहती हैं कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया। कुछ ये कहते हैं मेरे दोस्तों इसका निर्माण पुष्करान ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया। बहुत सारी और भी किंवदंतियां आती हैं मेरे दोस्तों कि वेदव्यास जी के द्वारा यहाँ पर महाभारत की रचना की गई। यहीं पर जो यहाँ पर गुरु गोविंद जी के द्वारा गुरु पाठ का आयोजन किया गया। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां भी आती हैं। वेदों को यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया मेरे दोस्तों। ये चीजें भी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, चलो उसके बाद यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे, ये प्राकृतिक झील है, राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील। हाँ, तीसरा 100% आता है। और इसका यहाँ पर 97-98 में कनाडा के सहयोग से इसकी सफाई का कार्यक्रम भी किया गया भाई। यहाँ पर 52 घाट है। सबसे बड़ा घाट जयपुर घाट है। सबसे पवित्र घाट की बात करें तो गो घाट और महिला घाट है। यहाँ पर मैडम मैरी जो दिल्ली दरबार लगा था, उस दिल्ली दरबार के अंदर आई थी, और यहाँ पर जब पुष्कर के अंदर जाती तो देखती है कि यहाँ पर महिलाएं जो है ना वो पुरुषों के साथ ही नहा रही हैं। उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, इसीलिए मेरे दोस्तों यहाँ पर एक महिलाओं के लिए अलग से घाट बनाया जाता है और उसको कहते हैं महिला घाट। बाद में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। इसके किनारे पर यहाँ पर इसी पुष्कर झील के पास मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को सबसे रंगीन मेला है। अब लगेगा भाई,
अब इस बार तो हो सकता नहीं लगे, लेकिन जब लगे तब जाके देखना रंगीन क्यों कहते हैं पता लग जाएगा। हाँ जी। उसके बाद में इस झील के किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, पूर्ण रूप से एकमात्र मंदिर यही है। सावित्री जी का मंदिर है, और इसी सावित्री जी के मंदिर की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, किसकी बात करें, तो सावित्री जी का जो मंदिर है ना, ये रत्नागिरी की पहाड़ियां हैं। यहां पर कौन सी पहाड़ियां हैं? रत्नागिरी की पहाड़ियां। रत्नागिरी की जो पहाड़ियां हैं, इन रत्नागिरी की पहाड़ियों पर है। और यहां पर राजस्थान का तीसरा रोपवे भी बनाया गया है। राजस्थान का तीसरा रोपवे भी बनाया गया है मेरे दोस्तों। ये सब चीजें यहां से आ जाती हैं। और एक यहां पर रंगा जी का मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली के ऊपर आता है। हो गया क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेना भाई। हाँ जी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट से। हाँ जी, अब चलते हैं भाई आगे। अब देखो आगे और झीलों की बात करें मेरे दोस्तों, एक झील आती है आना सागर झील। एक झील कौन सी आती है? आना सागर झील आती है मेरे दोस्तों। और एक आती है फॉय सागर झील। इन दोनों को मैं एक साथ ही बता देता हूं। फॉय सागर झील की बात करें, जैसे ये फॉय सागर झील है, ये एक नदी आती है भाई, जिस नदी का नाम है बांडी नदी। ये एक नदी आ गई, इस नदी का नाम है बांडी नदी। और ये बांडी नदी जो है, इससे अजमेर में बाढ़ आती थी। इस नदी के द्वारा अजमेर में बाढ़ लाई जाती थी। याद रखना, अजमेर में बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी थी मेरे दोस्तों? तो बांडी नदी थी, और इसके द्वारा अजमेर में बाढ़ लाई जाती थी। और बाद में किसकी बात करें तो बाद के अंदर मेरे दोस्तों इंजीनियर फोय के द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? इस बाढ़ के ऊपर नियंत्रण। और आपके पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ, राजस्थान की एकमात्र झील जिसका उद्देश्य जो है ना, वो सिंचाई व्यवस्था करना नहीं था अकाल कार्यों के दौरान, या रोजगार देना मुख्य उद्देश्य नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अजमेर जो है मेरे दोस्तों, उस अजमेर के अंदर जो बाढ़ आती है उसका नियंत्रण करना था। तो ये बांडी नदी के ऊपर बाढ़ नियंत्रण के लिए एक झील बनाई गई, जिसका नाम हो गया फॉय सागर झील। और इस फॉय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों इंजीनियर फॉय के द्वारा। अब जब बांडी नदी का पानी आता है, तो जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो यहां से पानी जो है, इस पानी की आपूर्ति दूसरी नदी में हो जाती है। पानी की आपूर्ति जो है वो दूसरी नदी में हो जाती है। और दूसरी नदी कौन सी आती है? सॉरी, दूसरी झील में हो जाती है। दूसरी झील कौन सी आती है भाई? आना सागर झील। दूसरी झील कौन सी आती है? आना सागर झील है। तो इस आना सागर झील में भी पानी किस नदी का आता है? बांडी नदी का आता है। क्लियर हो गया? अब इस आना सागर झील की कहानी समझते हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस आना सागर झील की बात करें, सबसे पहले इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो आना सागर झील का जो निर्माण है मेरे दोस्तों, यह करवाया गया है अर्नोराज के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? अर्नोराज के द्वारा करवाया गया था 1137 ईस्वी के अंदर। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहां से हम बात करें, इसके साथ दो शासकों का संबंध आता है। एक तो आता है मेरे दोस्तों जहांगीर का संबंध आता है इसके साथ, दो मुगल शासकों का, और एक संबंध आता है शाहजहां का। इन दो मुगल शासकों का इसके साथ संबंध आता है। यदि हम जहांगीर की बात करें, तो जहांगीर के द्वारा इस झील के किनारे पर एक बाग बनाया गया, जिसका नाम था दौलत बाग। जिसका नाम क्या था? दौलत बाग। और इस दौलत बाग का वर्तमान में नाम आता है सुभाष उद्यान। वर्तमान में इसका नाम क्या आता है मेरे दोस्तों? सुभाष उद्यान। और इसी दौलत बाग में एक झरना भी आता है भाई, जिस झरने का नाम है चश्मा ए नूर। जिसका नाम क्या आता है? चश्मा ए नूर यहां पर आता है। ठीक है, एक तो ये यहां से इसके साथ याद रखना है आपको। उसके अलावा यदि हम शाहजहां की बात करें, तो शाहजहां के द्वारा इस झील की बात करें, तो यहां पर मेरे दोस्तों क्या करवाया गया? तो यहां पर एक संगमरमर की 12 दरी, संगमरमर की 12 दरी का निर्माण, संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। संगमरमर के 12 दरी का निर्माण करवाया गया है मेरे दोस्तों। एक इस झील के किनारे पर, एक मेरे दोस्तों याद रखना, इस झील के किनारे की बात करें, तो इस झील के किनारे पर मेरे दोस्तों रूठी रानी का महल आता है। एक यहां पर क्या आता है?
तो रूठी रानी का महल आता है, रूठी रानी का महल भी है इस झील के किनारे पर। और रूठी रानी के महल के साथ दो रानियों का नाम आता है, दो रानियों का नाम आता है मेरे दोस्तों। दो रानियां कौन कौन सी आती हैं? एक तो उमादे, एक तो कौन आती है मेरे दोस्तों? उमादे। उमादे कौन थी? जो मालदेव जी थे उनकी मिसेज थी ये, मालदेव जी थे ना मेरे दोस्तों, उनकी वाइफ थी उमादे जी। एक तो वो आ जाते हैं यहां से, ठीक है, उमादे जी के साथ इनका संबंध आता है। और दूसरा जो शाहजहां की जो बेगम थी नूरजहां, एक शाहजहां की जो बेगम थी मेरे दोस्तों नूरजहां, वो नूरजहां भी कहां रहती है? इसी रूठी रानी के महल में रहती है। और इस नूरजहां की जो मां है, इस मां का नाम आता है मेरे दोस्तों अस्मत बेगम। इसका मां का नाम क्या आता है? अस्मत बेगम। और इस अस्मत बेगम के द्वारा किसकी खोज की गई? इत्तर की खोज की गई। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना। तो देखो ज्योग्राफी यहां से क्लियर हो गई है और हिस्ट्री भी यहां से मेरे दोस्तों क्लियर हो गई है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फायसागर झील बांडी नदी के किनारे पर है। अजमेर में बाढ़ के नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई। फिर इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो पानी कहां चला जाता है? आना सागर झील में, जिसका निर्माण अर्नव राज के द्वारा 1137 में करवाया गया मेरे दोस्तों। इस आना सागर झील पर जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। और उसी के अंदर झरना है जिसको क्या बोलते हैं? चश्मा ए नूर कहा जाता है। फिर यहीं पर शाहजहां इनके द्वारा संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया जाता है। इसी झील के किनारे पर रूठी रानी का महल भी आता है, जिसका संबंध दो महारानियों के साथ आता है, दो रानियों या दो रानियों के साथ साथ आता है मेरे दोस्तों उमादे, है ना, उमादे के साथ आता है। उमादे की बात करें कौन थी भाई? ये राव जो मालदेव थे ना, मैं लिख देता हूं यहां पर नाम, राव मालदेव की मिसेज थी, भाई की पत्नी थी। और यदि हम बात करें नूरजहां तो ये शाहजहां की बीवी थी और यहां पर रहती है। और इनकी मां का नाम आता अस्मत बेगम, जिन्होंने इत्तर की खोज की थी भाई यहां से। तो ये भी याद रख लेना भाई। हाँ, रानी जो उमादे यही रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो हो गया पूरा। अब फटाफट से आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बज्जी साहब, परफ्यूम बनाया था, जो परफ्यूम लगा रहे हो ना, ये परफ्यूम अस्मत बेगम की ही देन है। हाँ समझे बात? हाँ जी, देख दोहे नहीं आते भाई। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों किसकी? अब हम बात करते हैं इस अजमेर के अंदर जो प्रमुख स्थान आते हैं। अजमेर के अंदर ऐतिहासिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से या स्थापत्य कला की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान आते हैं मेरे दोस्तों, उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले किसका नंबर आ रहा है? सबसे पहले यदि हम बात करें मेरे दोस्तों तो ये आ जाता है, किसकी बात करें? सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों अकबर के किले की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? अकबर का किला। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर का किला की बात करते हैं। भाई इस अकबर के किले के साथ क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक बात को आप अच्छे से समझना है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलो जी भाई, अब देखो अकबर के किले की बात करते हैं। सबसे पहले अकबर का जो किला आता है मेरे दोस्तों, इसके उपनाम की बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या आते हैं, तो इसका उपनाम जो आता है मेरे दोस्तों, एक तो आता है दौलत खाना। एक तो इसको क्या कहते हैं? दौलत खाना कहा जाता है। ये कहते हैं कि भी अजमेर अकबर ने अपनी दौलत रखी थी इसलिए। एक इसे मैगनीज कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? मैगनीज दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि जो साजो सामान था ना वो पूरा का पूरा यहीं पर रखा था, युद्ध का साजो सामान, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैगनीज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मैगजीन, अरे क्या लिख दिया, सॉरी, मैगजीन दुर्ग। हाँ मैगजीन दुर्ग, ये लो मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यदि मेरे दोस्तों हम बात करें यहां से इसका निर्माण की बात करें कि भाई इसका निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण मेरे दोस्तों 1570 में करवाया था। और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तभी तो इसको क्या कहते हैं? अकबर का किला या अकबर के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और 1517 के बाद हल्दी घाटी का दुर्ग होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब? 1576 के अंदर। इसका मतलब है पूरी हल्दी घाटी की जो रचना है ना वो यहीं घटी जाती है। इसका मतलब याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध की, हल्दी घाटी युद्ध की
प्लानिंग, हल्दी घाटी युद्ध की जो प्लान है ना, वो प्लान कहां तैयार की जाती है? इसी दुर्ग के अंदर तैयार की जाती है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना। एक यहां पर मेरे दोस्तों मुगल दरबार का भी आयोजन होता है, इसके अंदर मुगल दरबार का भी आयोजन होता है। हाँ जी भाई, इसके अंदर मुगल दरबार का भी आयोजन किया जाता है। और वो किसके द्वारा? तो जो जहांगीर है ना, उस जहांगीर के द्वारा मुगल दरबार का भी आयोजन किया जाता है। कब से कब? तो 13 से 16 की बात करते हैं। 1613 से लेकर के 1616 के अंदर मुगल दरबार, यहां पर मुगल दरबार का आयोजन होता है। और इसी मुगल दरबार के अंदर मेरे दोस्तों वही एक शासक, एक ब्रिटिश व्यापारी आता है, एक ब्रिटिश व्यापारी आता है। उसकी यदि हम बात करें भाई, वो कौन था? तो ब्रिटिश व्यापारी आता है मेरे दोस्तों, उनका नाम है सर टॉमस रो। यहां पर इस मुगल दरबार में सर टॉमस रो आते हैं। सर टॉमस रो आते हैं। और किस लिए आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि राजस्थान के अंदर अंग्रेजी जो व्यापार है उसके लिए आते हैं। और इस मुगल दरबार में पेश कब होते हैं वो? तो इस मुगल दरबार में आते हैं 10 जनवरी 1616 को वो मुगल दरबार में पेश होते हैं। मुगल दरबार में याद रखना, मुगल दरबार में वो पेश कब होते हैं? 10 जनवरी 1616 के अंदर। और सर टॉमस रो अजमेर में कब आते हैं? तो ये अजमेर में कब आ जाते हैं? 1615 में ही आ जाते हैं भाई। कब आ जाते हैं ये? 1615 में ही आ जाते हैं। 22 दिसंबर 1615 को ही ये अजमेर के अंदर आ जाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर इसके साथ याद रखनी है। अब देखो, समझना यहां से पूरी कहानी। हम किसकी बात करें? अकबर के किले की बात कर रहे हैं भाई। अकबर के किले की बात करें तो अकबर का किला, इसका मतलब है अकबर का ही होगा। तो अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1570 के अंदर। इसे दौलत खाना और मैग्निस दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी जो युद्ध दुर्ग होता है, उसकी पूरी हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है उसकी पूरी प्लानिंग यहां से रची जाती है। मुगल दरबार लगता है यहां पर जहांगीर के द्वारा 1613 से लेकर के 1616 के अंदर आता है मेरे दोस्तों। और एक यदि हम बात करें यहां से, ठीक है, उसके बाद भी हम बात करें तो इसी मुगल दरबार में सर टॉमस रो आते हैं। सर टॉमस रो अजमेर में आते हैं 22 दिसंबर 1615 को। और उसके बाद में ये जहांगीर से कब मिलते हैं? तो जहांगीर से कब मिलते हैं मेरे दोस्तों? तो मिलते हैं 10 जनवरी 1616 को अंदर ये मिलते हैं। एक और याद रखना, जो अकबर था, अकबर के द्वारा गुजरात का जो क्षेत्र आता है उसके ऊपर नियंत्रण के लिए मेरे दोस्तों क्या करते हैं? उसके ऊपर उन पे नियंत्रण के लिए भी इसी को आधार बनाया जाता है। एक यदि हम बात करें यहां से अकबर की बात करें तो इस अकबर के द्वारा अजमेर के अंदर मेरे दोस्तों एक बादशाही भवन का भी निर्माण करवाया गया है। अजमेर के अंदर इस अकबर के द्वारा बादशाही भवन का भी निर्माण करवाया गया है मेरे दोस्तों। और एक और याद रखना, यहां पर एक चूड़ी बाग, जो चूड़ी बाजार है ना वर्तमान में, सहेलियों का बाजार, एक यहां पर जो सहेलियों का बाजार का भी निर्माण करवाया था। और आप में से कोई अजमेर का होगा तो वहां पर एक चूड़ी बाजार आता है मेरे दोस्तों, उस चूड़ी बाजार को सहेलियों का बाजार कहा जाता है। तो ये सब चीजें यहां से आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। कल तो बेटा कल मैराथन नहीं होगी, अपनी मैराथन जो होगी ना, आप सुन लो यहां से, अपनी जो मैराथन होगी वो मंडे से स्टार्ट होगी। मंडे से जितना मैंने पढ़ाया है 115 जो वीडियो बने हैं अपने, हर एक वीडियो का हर वीडियो का हर एक क्वेश्चन, इसका मतलब है 115 × 10 करो गुना, 115 × 10 कितने हो गए? लगभग 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। 1000 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कराने वाला हूं मंडे से। अब उसके लिए तैयार हो जाओ। कुछ बच्चे जो ऐप में हैं वो भी कहते हैं सर करंट, तो वो भी तैयार हो जाओ भाई। 1000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं और एकदम स्टेटिक, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो अब छाप लिया ना इसको, चलो छाप लिया तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलें, अगले दुर्ग की बात करते हैं भाई। अगला दुर्ग कौन सा आता है? तो अगला हम बात करते हैं, ये आ जाता है मेरे दोस्तों अजय मेरू दुर्ग। अगले हम बात करते हैं अजय मेरू दुर्ग की बात करते हैं भाई। किसकी बात करें? अजय मेरू दुर्ग की बात करते हैं, क्योंकि अजमेर की स्थापना किसने की थी?
किसने की थी भाई? अजय राज ने। और अजय राज के द्वारा ही अजमेरू दुर्ग का निर्माण किया गया। तो इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो अजय राज के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भाई? जो अजमेर के शासक थे अजय राज, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अजमेर की जब स्थापना हुई तभी निर्माण करवाया गया 1113 ईस्वी के अंदर। एक चीज तो ये आ जाता है। अब इसके उपनाम की बात करें, एक यदि हम बात करें इसके उपनाम की, इसे कहा क्या क्या जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। एक यदि हम बात करें, इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के सेंटर में था और राजपूताने की कुंजी इसलिए कहा गया था। दूसरा यदि हम बात करें, इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। और मेरे दोस्तों ये जिस पहाड़ी के ऊपर है, अब देखो ये दुर्ग है और ये दुर्ग जिस पहाड़ी पर है, जिस पहाड़ी पर है मेरे दोस्तों, इस पहाड़ी का नाम क्या आता है? गठबीठली। इसका नाम आता है गठबीठली। और इसीलिए इस दुर्ग को गठबीठली दुर्ग भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं भाई? गठबीठली दुर्ग भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में एक चीज और आती है, इसका पुनः उद्धार का भी नाम आता है कि भाई इसका पुनः उद्धार किसने करवाया। पुनः उद्धार की बात करें तो पुनः उद्धार पृथ्वीराज ने। नाम क्या आता है भाई? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने करवाया था अपनी रानी तारा के लिए। इसलिए कई जगह इसका आप लोग तारागढ़ भी कहते हैं भाई। इसको तारागढ़ भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज, कई जगह कुछ आता है पृथ्वीराज सिसोदिया, कुछ ऐसे आता है, लेकिन पृथ्वीराज नाम जरूर आता है। तो पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के लिए इसका पुनरुद्धार करवाया था, इसलिए इसको तारागढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हो गया यहां से? चलो, तो इतनी सी कहानी आ जाती है। और अब इसके साथ और इंपॉर्टेंट क्या आता है? एक इंपॉर्टेंट आता है भाई इसके अंदर कि इसी दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार है। यहां पर क्या है मेरे दोस्तों? इसी दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार भी है। और इस मजार में चढ़ता क्या है? तो चने की दाल। यहां पर चढ़ता क्या है भाई? चने की दाल। क्योंकि घोड़ा क्या खाता है? चना ही खाता है। तो यहां पर क्या मेरे दोस्तों? यहां पर घोड़े की मजार, उस घोड़े की मजार में चढ़ता क्या है? चने की दाल चढ़ती है। यह भी याद रखना। और एक इसके अंदर गर्भ गुंजन तोप भी है। गर्भ गुंजन तोप, एक इसके अंदर मेरे दोस्तों गर्भ गुंजन तोप भी रखी हुई है। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको उतारना है। हाँ, उड़ना राजकुमार, वेरी गुड। वो पृथ्वीराज जी, वही जो जिसको हम उड़ना राजकुमार बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्या बात है? इसका मतलब है बच्चे बड़े होशियार हो गए भाई, चीजें अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मजा आ गया कि भाई आप लोग इतनी अच्छी तैयारी करते हो। तो उड़ना राजकुमार हो गया पूरा। अब उसका उतार लो भाई। इसमें पीला है, देखता हूं। हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखो अगला हम बात करें, अगली चीज क्या आ जाती है भाई? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये आ जाता है ख्वाजा। एक हम बात करते हैं भाई यहां से किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा, सोनू डी टीम एक बार बताना भाई, विजिबल है पूरा जो भी है ना, ताकि बच्चे फिर कौन सा विजिबल है? ये एक और कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है। तो और क्या जाता है मेरे दोस्तों? एक यहां पर आ जाता है भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। हाँ जी मेरे दोस्तों, चिश्ती की दरगाह आ जाती है। हाँ जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ जाती है। और यह भी कहां पर है? अजमेर के अंदर आता है। ठीक है भाई, यहां से ठीक है। चलो अब देखो यहां पर फेमस क्या है? तो पहली चीज यदि हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण इल्तुतमिश, इल्तुतमिश
इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक चीज तो ये आती है, और एक यहां पर मेरे दोस्तों उर्स लगता है। उर्स का मतलब होता है मेला। तो यहां पर 1 रजब से 6 रजब तक उर्स भी लगती है। यहां पर मेरे दोस्तों उर्स लगती है, और उसका लगती है 1 रजब से 6 रजब तक, 6 रजब तक यहां पर उर्स लगती है, मेला लगता है। और यहां पर मेरे दोस्तों इस उर्स के यदि हम शुभारंभ की बात करें, या जो ये उर्स आता है, इस उर्स के उद्घाटन की बात करें कि ये जो उर्स है, इस उर्स का उद्घाटन कौन करता है यहां पर, तो इस करता है मेरे दोस्तों भीलवाड़ा का गोरी परिवार। भीलवाड़ा का गोरी जो परिवार है, ये गोरी परिवार जो है ये इसका उद्घाटन करता है। बस इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हाँ जी भाई, तो याद रखना मेरे दोस्तों, क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें, निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। यहाँ 1 रजब से 6 रजब तक मेरे दोस्तों में उर्स का आयोजन किया जाता है। और इस उर्स का उद्घाटन कहें या इसकी शुरुआत किसके द्वारा, तो भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है मेरे दोस्तों, उसके द्वारा इसका उद्घाटन करवाया जाता है। ठीक है भाई, ये चीजें आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, चलो ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ भाई, वो बूंदी में यहां भी एक गर्भ गुंजन का नाम आता है, ओमवीर सिंह जी, यहां पर भी नाम आता है भाई, यहां पर भी नाम आता है। जब आता है तो रखी हुई है तो अपने को बता तो सकते, बताना तो पड़ेगा ना। चलो उसके बाद यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाती है सोने की नासियां। एक क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, सोने की नासियां। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, तो याद रखो फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो जनवरी में, कुछ बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, याद करो जनवरी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था, क्वेश्चन आया था ना, सोने की नासियां क्या करवाया था, सुमेलित करवाया था। स्थान दे देते हैं सुमेलित के अंदर, तो याद रखना क्वेश्चन आया जनवरी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही आया था। तो एक हो जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पर सोने की नासियां। क्या हो जाता है भाई, सोने की नासिया की बात करेंगे। और सोने की जो नासिया है ना, ये एक मंदिर है। सोने की नासिया क्या है भाई, मंदिर है। और मंदिर की बात करें तो मंदिर भी कौन से हैं, जैन मंदिर है। मंदिर कौन से भाई, जैन मंदिर आते हैं। और किसके समर्पित हैं, तो भगवान ऋषभ देव की बात करें, ऋषभ देव जी की बात करें, आदिनाथ जी की बात करें, उनको ये समर्पित आते हैं। तो ये इतना याद रखना, सोने की नासिया ये अजमेर के अंदर है, और ये जैन मंदिर है मेरे दोस्तों। और जैन मंदिर की बात करें तो ये भगवान जो आदिनाथ या ऋषभ देव जी जो है उनके साथ, उनसे संबंधित आता है। ठीक है, ये उनके संबंध में आते हैं। और ये यहाँ पर इसको जो 2 पार्ट आते हैं, इसका जो बाहरी भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको तो स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, इसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। और आंतरिक भाग को नासिया कहा जाता है। इसको सोना जो है ना, सोना लगभग कहते हैं 400-500 केजी सोने लगा था इसके निर्माण में, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। अब कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको यहां से। अब कुछ बातों को समझना है, यहां से मेरे साथ साथ आप लोग फटाफट से नोट्स बना लेना, क्योंकि समय अपना नजदीक आ गया है। यदि हम बात करेंगे तो आ जाता है भाई खूंडियावास। एक गांव आता है अजमेर के अंदर जिसका नाम आता है खूंडियावास। किसकी बात करें, खूंडियावास। ये भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है खूंडियावास। ठीक है, और इस खूंडियावास की बात करें तो यहां पर रामदेव जी का मंदिर है। इस खूंडियावास के अंदर रामदेव जी जो है, रामदेव जी का मंदिर आता है मेरे दोस्तों। और इसी रामदेव जी के मंदिर के कारण, इस जो यहाँ रामदेव जी का जो मंदिर है, इसी के कारण मेरे दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसको राजस्थान के छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। हाँ, अभी भी सोना है भाई, अभी भी। हाँ जी, अब देखो उसके बाद यदि हम बात करें, अगला हम बात करें और क्या जाता है, एक आता है मेरे दोस्तों खोड़ा गणेश का मंदिर। एक खोड़ा गणेश का मंदिर है, यहां पर खोड़ा गणेश का मंदिर है। और खोड़ा गणेश का मंदिर कहां पर है, किशनगढ़ के अंदर। खोड़ा गणेश का मंदिर कहां पर है भाई, किशनगढ़ का। अब नाम आया किशनगढ़ का, तो इस किशनगढ़ की भी पूरी कहानी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किशनगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ताकि अपने को पता लग जाए कि किशनगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहां से समझ लो इस किशनगढ़ को पूरा। एक तो इस किशनगढ़ की बात करें, इसमें 9 ग्रह मंदिर है। इसी किशनगढ़ के अंदर मेरे दोस्तों क्या आता है, तो 9 ग्रह मंदिर आ जाता है। और यहां पर क्या आ जाता है, एक आता है मेरे दोस्तों गेंदेलाव झील।
गेंदोलाव झील, गेंदोलाव झील आती है भाई एक छोटी सी, वो भी कहां पर है, इसी किशनगढ़ के अंदर है। एक यदि हम बात करें तो यहां पर मेरे दोस्तों मार्बल मंडी भी है, संगमरमर मंडी या मार्बल मंडी भी कहां पर है, इसी किशनगढ़ के अंदर आ जाती है। एक हम बात करें, इसी किशनगढ़ के अंदर एक महल आता है जिसका नाम आता है फूल महल। इसका नाम क्या आता है मेरे दोस्तों, फूल महल। एक यहाँ पर यहाँ की चित्रकारी भी फेमस है, यहाँ की चित्रकारी भी फेमस है जिसका नाम आता है बणी ठणी, बणी ठणी नाम आता है भाई। और इस बणी ठणी की बात करें तो इस बणी ठणी को बनाने वाला कौन था, निहाल चंद। इस बणी ठणी को हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा तो है भाई, है, उसकी भी बात करेंगे। इसको बनाया किसने था, निहाल चंद ने। किसने बनाया इसको, निहाल चंद ने। और इसको कहा क्या जाता है, तो इसको मोनालिसा, इसको क्या बोलते हैं भाई, मोनालिसा या मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। किसकी मोनालिसा, तो भारत की मोनालिसा। किसको बोलते हैं मोनालिसा, किसकी, भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये किशनगढ़ की बात हो गई। यहां से एक इसी किशनगढ़ के साथ एक चीज और आती है, हाँ एक और आती है मेरे दोस्तों, फल्गुबाई। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, फल्गुबाई। और फल्गुबाई का संबंध किससे आता है, चरी नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध किससे आता है भाई, चरी नृत्य से इसका संबंध आता है। तो ये आप लोग फटाफट से उतार लोगे, ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। ये लो जी, अब आगे भाई एक आता है बीबी का मकबरा। एक आता है यहां से बीबी का मकबरा। और ये बीबी का मकबरा कैसा है, संगमरमर से निर्मित मकबरा है। बस इतना याद रखना है कि बीबी का मकबरा कहां पर है, तो अजमेर के अंदर है। बीबी का मकबरा कहां पर है भाई, अजमेर के अंदर है। सब छाप दो, हाँ छाप दो भाई, सब छाप दो बस। उसके बाद और आगे बढ़े, और क्या आता भाई यहां से, ये लो जी 2.5 दिन के झोपड़े की बात जो कह रहे थे ना सर, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो देखो यहां से मैं बात करता हूं संस्कृत पाठशाला की। मेरे दोस्तों देखो, इस अजमेर की बात करें तो इस अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला, एक संस्कृत जो पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला, इस संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी किसके द्वारा, तो बिसल, किसकी बात द्वारा बनाई थी, तो बिसल देव चौहान के द्वारा। नाम आता है बिसल देव चौहान या विग्रह राज, नाम आता है भाई विसल देव चौहान या विग्रह राज चतुर्थ का नाम आता है। इसके द्वारा एक यहाँ पर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था। और इस ये जो थी संस्कृत पाठशाला, इसके ऊपर एक हरिकेली उपन्यास है। तो इस हरिकेली नाटक था, इस हरिकेली नाटक को उकेरा गया था, इसको उकेरा गया था। हरिकेली जो नाटक है इसको इस संस्कृत पाठशाला के ऊपर उकेरा गया था। अब इस संस्कृत पाठशाला की बात करें तो इसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़े के नाम से जाना जाता है। अब देखो हुआ क्या सर, ये इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, तो यहां पर पहले संस्कृत पाठशाला थी, बाद में इसको तोड़ा फोड़ा गया। मुगल शासक था जिनका नाम था, एक मुगल शासक आता है जिनका नाम आता है मेरे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके द्वारा क्या किया गया, ये जो संस्कृत पाठशाला थी इसको तोड़ा गया, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और उसके बाद में इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। अब यहां पर ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है मेरे दोस्तों, ये क्या है, वर्तमान में मस्जिद की है। ये वर्तमान में क्या है भाई, मस्जिद है। और ये जो मस्जिद है ये 16 खंभों की मस्जिद है। ये मस्जिद कैसी है, तो 16 खंभों की मस्जिद आती है। ये बस इतना सारा याद रखना कि संस्कृत पाठशाला थी जिसको हम लोग किसकी बात करें, बिसल देव चौहान या विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। हरिकेली नाटक इसकी दीवारों पर उकेरा गया, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उनके द्वारा इसको तोड़ करके इसको क्या बना दिया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में जीर्ण अवस्था में एक मस्जिद के रूप में है और 16 खंभों के ऊपर ये मस्जिद आती है। और है ना, तो ये यहां से आ जाती है भाई। हाँ, पंजाब शाह का उर्स लगता है, वेरी गुड, क्या बात है। एक बच्चे ने कहा सर यहां पर पंजाब शाह जो है, क्या किसकी बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स
लगता है। बस ये भी याद रखना, यहाँ पर पंजाब शाखा 2.5 दिन का मेरे दोस्तों यहाँ पर उर्स भी लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आगे चलें। उसके बाद मेरे दोस्तों अगला आ जाता है क्लॉक टावर। अगले किसकी बात करें मेरे दोस्तों? अगला आ जाता है क्लॉक टावर। और क्लॉक टावर भी कौन सा है? जुबली क्लॉक टावर। अगला आता है भाई जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर। और इस जुबली क्लॉक टावर की बात करें, इसे विक्टोरिया टावर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विक्टोरिया टावर, क्योंकि इसका निर्माण किसके लिए करवाया गया था? जो महारानी विक्टोरिया थी उसके सम्मान में या उनकी स्मृति में। यदि हम बात करने यहां पर समझना इसको, यह है अपना रेलवे स्टेशन के सामने है भाई विक्टोरिया टावर। ये रहा देखो, ठीक है, यह है विक्टोरिया टावर। और इसको जुबली क्लॉक टावर या विक्टोरिया टावर कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण जो है विक्टोरिया की स्मृति में करवाया गया था 1886 में, 1886-87 में। तो याद रखना जुबली क्लॉक टावर या विक्टोरिया टावर भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलो उसके बाद देखो और आगे बढ़े। एक मेरे दोस्तों यहां पर आ जाती है मेयो कॉलेज। एक इसी अजमेर में क्या आ जाती है? मेयो कॉलेज है। हाँ जी मेरे दोस्तों, मेयो कॉलेज की बात करें जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 के अंदर हुई थी मेरे दोस्तों। मेयो कॉलेज की बात करें और इसका उद्देश्य क्या था? तो जो राजकुमार थे, जो राजस्थान में जो राजकुमार थे, इन राजकुमार को या राजकुमारों को इंग्लिश एजुकेशन, राजकुमार जो थे इनको इंग्लिश जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन देने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। और याद रखना इसका प्रथम जो विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी, इसका पहला विद्यार्थी कौन आता है? तो अलवर का राजकुमार आता है भाई, जिसका नाम था मंगल सिंह। मंगल सिंह, हाँ जी मंगल सिंह। और कहां का था ये भाई? अलवर का राजकुमार मंगल सिंह जो थे वो यहां के प्रथम विद्यार्थी हुआ करते थे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो फटाफट से और हम बात करें, एक मेरे दोस्तों यहां पर आ जाता पृथ्वीराज चौहान स्मारक। सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक भी आ जाता है, पृथ्वीराज स्मारक चौहान भी आ जाता है। इसके अलावा और क्या आता है तो मैं फटाफट से लिख देता हूं भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। यहां से एक आ जाता है मेरे दोस्तों बागेरा का तोरण द्वार। एक आता है यहां पर बागेरा का तोरण द्वार आ जाता है भाई। और ये बागेरा का तोरण द्वार कहां पर है? बागेरा गांव में है। और ये जो तोरण द्वार है इसकी बात करें तो ये कहा जाता है कि राजस्थान में एक नाम आता है ढोला और मारू, कि भाई ढोला और मारू की जो शादी हुई थी उस शादी का साक्ष्य है ये, शादी का साक्ष्य है ये बागेरा का तोरण द्वार, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहां से ये चीजें आपको हो गई, यहां से इनको भी याद रखना। इसके अलावा याद रखना ये राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला है। राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला भी कौन सा है? अजमेर आता है। यदि हम बात करें मेरे दोस्तों एक इसी अजमेर से रामकिशन सोलंकी का नाम आता है, रामकिशन सोलंकी का नाम आता है, सोलंकी। और इस रामकिशन सोलंकी की बात करें तो इसे नगाड़ों का जादूगर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? नगाड़ों के जादूगर के नाम से जाना जाता है। एक यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये भी कहां पर है? इसी अजमेर के अंदर है। राजस्थान में मेगा फूड पार्क की बात करें, मेगा फूड पार्क तो ये कहां पर है? इसी अजमेर में है, रूपनगढ़ के अंदर है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो बांदर सिंदरी, किशनगढ़ में स्थान पड़ता है बांदर सिंदरी, इस बांदर सिंदरी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद यदि हम बात करें यहां से मेरे दोस्तों एक राज्य की पहली सूती मिल, राज्य की पहली जो सूती मिल आती है वो भी कहां स्थापित की गई थी? मिल्स की बात करें जिसका नाम आता है द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स की बात करें वो भी अजमेर में थी। और कहां पर? अजमेर के ब्यावर अजमेर में थी। और 1889 में स्थापित की गई थी सेठ दामोदर दास के द्वारा, सेठ दामोदर जो दास था उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1889 में द कृष्णा मिल्स का नाम आ जाता है। तो ये भी आपको फटाफट से याद रखना है। उसके बाद एक याद रखना मेरे दोस्तों यहां पर HMT की स्थापना की गई थी। और ये कहां पर? चाचियावास में, चाचियावास गांव है मेरे दोस्तों अजमेर में, चाचियावास यहां पर अजमेर में इस HMT की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? तो
चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से एक HMT घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। चाचियावास अजमेर के अंदर आ जाता है मेरे दोस्तों। एक यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका कार्यालय भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। RPSC की बात करें, RPSC का कार्यालय भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है। यदि हम बात करें भाई राजस्व मंडल की, तो राजस्व मंडल का कार्यालय भी कहां पर है? अजमेर के अंदर आ जाता है मेरे दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद और हम आगे बढ़े भाई, और हम आगे बढ़े यहां से एक आ जाए जैसे रेलवे पुलिस मुख्यालय। राजस्थान में रेलवे पुलिस मुख्यालय कहां पर है? तो रेलवे पुलिस मुख्यालय की बात करें तो यह रेलवे पुलिस मुख्यालय भी मेरे दोस्तों अजमेर के अंदर आ जाता है। एक केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें, प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। ये केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है मेरे दोस्तों, ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है, रामसर में। अजमेर के जो रामसर है वहां पर स्थित है, रामसर के अंदर आता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक जो फेल्सपार है, फेल्सपार का उत्पादन भी कहां पर होता है? अजमेर के अंदर। यहां पर एक गाय की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम आता है गिर। याद रखना, अजमेर में सबसे अधिक गाय में कौन सी पाई जाती है? गिर पाई जाती है, जिसको अजमेरिया, जिसका नाम आता है मेरे दोस्तों, इसको अजमेरिया या रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें यहां से और क्या जाता है, तो एक राज्य का पहला हाईटेक डाकघर, राज्य का पहला जो हाईटेक डाकघर है, हाईटेक डाकघर की बात करें, यह भी अजमेर में स्थापित किया गया और अजमेर में कहां पर? पुष्कर के अंदर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी। उसके बाद यदि हम बात करें, यदि हम बात करें मेरे दोस्तों हरगोविंद जी की, ये याद रखना, हरगोविंद खुराना की बात करें तो हरगोविंद खुराना का संबंध भी कहां से आता है? अजमेर में इनकी स्कूलिंग का संबंध आता है, जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और मैं दोबारा से लास्ट में कह रहा हूँ भाई, मंडे से आज तक जितनी भी क्लास हम लोगों ने ली हैं, आज तक 110-15 जितनी भी क्लास हुई मेरे दोस्तों, पहली क्लास से जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, हर एक क्वेश्चन को मैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेकर के आने वाला हूं। इसका मतलब लगभग 1200 क्वेश्चन मैं आपको अगले 10 दिन में कराने वाला हूं, लगभग 1200 क्वेश्चन। तो अब तैयार हो जाइएगा, जो पढ़ा उसको फटाफट से रिवीजन करने के लिए। तो मिलते हैं अब उस रिवीजन के साथ मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।